हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने oogenesis तक कवर कर लिया था। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज फॉलिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने oogenesis तक पढ़ा था। oogenesis में हमने देखा था कि क्या बना था, प्राइमरी oocyte बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी कि प्राइमरी oocyte कैसे सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर के जरूर देखना। ठीक है, चलिए, तो ये जो प्राइमरी oocyte होता है और सेकेंडरी oocyte होता है, ये क्या होते हैं, ये ऐसे ओवरी में खुले नहीं घूमते हैं। ठीक है, ये फॉलिकल्स के अंदर जो फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, उन फॉलिकल्स के अंदर ये बंद होते हैं, उन्हीं फॉलिकल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, जो पोलर बॉडी है, ये क्या करते हैं, इन फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट हमें कहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, जो ये है हमारी ओवरी। ओके, ये है हमारी ओवरी। तो ओवरी में हमने टू रीजन्स देखे थे, यानी ओवरी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारा आउटर कॉर्टेक्स, एक था हमारा आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट, और एक था हमारा इनर मेड्यूला। जो अंदर की तरफ पार्ट प्रेजेंट है उसे हम बोल रहे थे इनर मेड्यूला, और जो बाहर की तरफ ये पार्ट होता है ओवरी का, उसे हम बोलते हैं आउटर कॉर्टेक्स। यानी बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है और अंदर मेड्यूला होता है। तो जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, ये कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, ये सारा पूरा, इसमें क्या मिलता है हमें, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही हमें डेवलपिंग फॉलिकल्स देखने को मिलते हैं। और जो मेड्यूला होता है, अंदर वाला पार्ट, इनर मेड्यूला, इसमें हमें ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, नर्व्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर, ठीक है, कॉर्टेक्स वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो कॉर्टेक्स में हमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी ओवरी। ठीक है, जो ओवरी होती है हमारी, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल सेल्स बोलते हैं। और इन स्ट्रोमल सेल्स का डुअल नेचर होता है, यानी दो तरीके का ये नेचर रखती हैं। पहला तो एपिथेलियल सेल जैसा भी इनका नेचर होता है, दूसरा इनका कनेक्टिव टिश्यू सेल, फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू में सेल जो होती है फाइब्रोब्लास्ट, उनके जैसा भी इनका नेचर होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमल सेल्स के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ओवरी में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम स्ट्रोमल सेल्स बोलते हैं, और वो दो टाइप का नेचर रखती हैं। पहला तो एपिथेलियल सेल जैसा, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू सेल जैसा, जिसे हम मतलब कनेक्टिव टिश्यू सेल में जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है उनके जैसा ही नेचर रखती है। क्लियर? चलिए, तो अब होता क्या है कि जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte होता है, बर्थ के पहले ही, जो फीमेल होती है उसके बर्थ के पहले ही oogenesis क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है फीमेल में। ठीक है, हमने देखा था कि जो oogenesis होती है वो फीमेल में बिफोर बर्थ, यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही स्टार्ट हो जाती है। और जो प्राइमरी oocyte होता है वो मियोसिस 1 में एंटर तो करता है, लेकिन वो डिप्लोटीन स्टेज में अटक जाता है। कौन सा डिप्लोटीन स्टेज? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 के जो प्रोफेस 1 में डिप्लोटीन स्टेज होता है, वहां पर जो प्राइमरी oocyte है वो अटक जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें कहाँ हो रही थी, बिफोर बर्थ हो रही थी। ओके, चलिए, तो ये जो प्राइमरी oocyte है डिप्लोटीन स्टेज में अटका हुआ, ठीक है, रुका हुआ, ये आपका प्राइमरी oocyte है। ठीक है, ये आपका जो है, ये प्राइमरी oocyte अंदर प्रेजेंट है। इस प्राइमरी oocyte के अराउंड ये स्ट्रोमल सेल्स क्या करती हैं, एक सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स डेवलप कर लेती हैं। ठीक है, इस प्राइमरी oocyte को क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स इसके अराउंड बना लेती हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये चपटी सेल्स आपको दिख रही हैं, ये देखो, ये वाली, ठीक है, ये वाली,
ये क्या है, ये फ्लैट सेल्स हैं। फ्लैट सेल सिंगल लेयर होती है, ठीक है। तो इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम फॉलिक्यूलर सेल लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या किया इस स्ट्रोमल सेल्स ने, प्राइमरी oocyte जो डिप्लोटीन स्टेज में अटका हुआ था बिफोर बर्थ, उसके अराउंड क्या किया इन्होंने, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स बना ली, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल लेयर। क्लियर, फॉलिक्यूलर सेल लेयर बोलते हैं। और ये चीजें मैंने यहाँ लिख दी हैं, सिंगल लेयर ऑफ स्ट्रोमल सेल्स ओवर प्राइमरी oocyte, इसी को हम बोल रहे हैं फॉलिक्यूलर सेल लेयर, ठीक है। और ये चीजें कब हो रही हैं, ये आपकी बिफोर बर्थ हो रही है, यानी जो फीमेल है, जो बेबी है, उसका बर्थ नहीं हुआ है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही ये जो है प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। क्या होगा, फिर से सुनिए आप, जो प्राइमरी oocyte होगा, जो डिप्लोटीन स्टेज में अटका हुआ होगा, उसके अराउंड क्या होगा, जो स्ट्रोमल सेल्स होंगे वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स बना लेंगे, इसी को हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर सेल लेयर। और इस पूरा जो ये फॉलिकल बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। और ये होता कब है, ये बिफोर बर्थ होता है, ठीक है, यानी बच्ची के जन्म से पहले ही ये चीजें होंगी, ठीक है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है, स्ट्रोमल सेल्स अराउंड प्राइमरी oocyte फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, ठीक है। स्ट्रोमल सेल सराउंड करते हैं प्राइमरी oocyte के और बना लेते हैं अ लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स एट द, और क्या होगा, एट द, तो स्टूडेंट्स इस लाइन को समझते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ नियरली 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि जो फीमेल चाइल्ड है उसका जब बर्थ होगा, तो बर्थ के टाइम पे, ठीक है, जैसे ही उसका बर्थ होगा, ठीक है, मान लो जैसे अभी ही फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, ठीक है, तो 1 दिन की बच्ची है या जैसे ही बर्थ होगा, ठीक है, तो उसकी ओवरी में क्या होगा कि 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2 मिलियन यानी कितने, 20 लाख, 2 मिलियन यानी 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स, जो अभी हमने देखे, ये अभी हमने देखे ना, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ये प्राइमरी फॉलिकल्स का कितना नंबर होगा, 2 मिलियन यानी 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। कब, एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ही मान लो फीमेल का बर्थ हुआ, ठीक है, 1 दिन की बच्ची है, ठीक है, तो उसकी ओवरी में कितने फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है, अब होगा क्या कि बच्ची बड़ी होगी, ठीक है, बर्थ हुआ, फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ, अब वो बच्ची क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है, और अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, ठीक है। बच्ची का बर्थ होगा और वो बड़ी होगी धीरे धीरे, और वो प्यूबर्टी पे पहुंचेगी, वही 10-11 साल वाली उम्र, प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी पे पहुंचेगी। तो प्यूबर्टी पे आते ही क्या होता है कि केवल एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। जब जो फीमेल है वो अपनी प्यूबर्टी पे पहुंचती है, तो क्या होता है, उसकी ओवरी में केवल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे रह जाते हैं, ईच ओवरी, ठीक है। ईच ओवरी यानी 2 ओवरीज होती हैं, मान लो एक ओवरी में 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचे हैं, तो हमारे पास क्या होती है, 2 ओवरीज होती हैं, तो 2 ओवरीज में कितना नंबर हो गया, 1,60,000, 1,60,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे वो प्यूबर्टी पे केवल बचे होंगे, ठीक है। जब बर्थ हुआ था फीमेल चाइल्ड का, तो कितना नंबर था इनका, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट थे। अब प्यूबर्टी पे आते आते कितना हो गया इनका नंबर, 1,60,000 हो गया, ठीक है। यानी एक ओवरी में 80,000 पकड़ लो, तो टोटल कितना हो गया, 1,60,000 दोनों ओवरी में मिला करके हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है। बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक क्या कर गए, डीजेनरेट कर गए, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है। तो कितने फॉलिकल्स डीजेनरेट कर गए, 2 मिलियन थे,
कितने बचे रह गए, 1,60,000 बचे रह गए, यानी कितना फॉलिकल्स डी जनरेट कर गए, 18,40,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो क्या कर गए, बर्थ से प्यूबर्टी आने तक डी जनरेट कर गए। कितने फॉलिकल्स, 18,40,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डी जनरेट कर गए। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, ये जो फॉलिकल्स डी जनरेट कर गए हैं इसी को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं। डी जनरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इज कॉल्ड फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए एक बार ऐसे समझते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने फॉलिकल्स थे, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स थे ओवरी में। ठीक है, और प्यूबर्टी पे आते आते कितने रह गए, ओनली 1,60,000 प्राइमरी फॉलिकल्स रिमेनिंग रह गए। ठीक है, एक ओवरी में 60 to 80,000 प्रेजेंट है, यानी 80,000 का नंबर पकड़ लो आप, तो दोनों ओवरी में 1,60,000 हो गए। ठीक है, तो कितने फॉलिकल्स डी जनरेट कर गए बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, 18,40,000 प्राइमरी फॉलिकल्स क्या कर गए, डी जनरेट कर गए। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया कहते हैं। ठीक है, जो ये फॉलिकल्स डी जनरेट कर गए बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब होता क्या है, आगे देखते हैं। जब फीमेल प्यूबर्टी पे पहुंचती है, ठीक है, अपनी प्यूबर्टी अटेन करती है, तो होता क्या है, उसके अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आगे होता है। ठीक है, इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आगे होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि बर्थ से पहले ही जो प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ है, ठीक है, बर्थ से पहले जो हमने देखा कि प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ है, ठीक है, अब वो प्यूबर्टी आने पर क्या होगा, उसका आगे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्यों होता है, क्योंकि कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी पे प्यूबर्टी आने पे, उसकी वजह से क्या होता है, इन फॉलिकल्स में डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए तो प्यूबर्टी आती है तो क्या होता है, हमारे अंदर जो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन में, वो सिक्रेट करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। और ये गोनेडोट्रोफिन क्या करता है, एक्ट क्या करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और उसको स्टिमुलेट करता है क्या निकालने के लिए, एफएसएच और एलएच सिक्रेट करने के लिए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, जो हाइपोथैलेमस होता है वो जीएनआरएच से निकालता है, और जो जीएनआरएच होता है वो एक्ट करता है किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और स्टिमुलेट कर देता है उसको, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, एफएसएच रिलीज करती है और एलएच रिलीज करती है, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाती है, और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, हमारी प्यूबर्टी पर। ठीक है, ये हार्मोनल जो है सीक्वेंस आपको समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकाल रहा है, फिर जीएनआरएच एक्ट और स्टिमुलेट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर एफएसएच और एलएच निकल रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो ये जो एफएसएच होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को ट्रिगर करने के लिए, यानी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर ये एफएसएच नहीं होगा तो ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट प्यूबर्टी पे स्टार्ट ही नहीं होगा। जो फॉलिकल का डेवलपमेंट ट्रिगर करना है, यानी स्टार्ट करना है, हमें चालू करना है, तो उसके लिए एफएसएच मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर। और जो एलएच होता है, इसके साथ साथ एलएच भी इम्पॉर्टेंट होता है फॉलिकल्स के आगे डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जैसे कि जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट आगे होता है उसके लिए एलएच भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो फॉलिकल का डेवलपमेंट प्यूबर्टी पे स्टार्ट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रिगर कराने के लिए, वो होता है आपका एफएसएच। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि जो एफएसएच होता है वो ट्रिगर कराने के लिए बहुत, मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं होता क्या है। ये जो हमने प्राइमरी फॉलिकल देखा था कि जो हमारे मतलब बर्थ के पहले ही बना था, यहाँ बिफोर बर्थ ये जो प्राइमरी फॉलिकल बन गया था हमने देखा था। ठीक है, और बर्थ के टाइम पे इनका नंबर 2 मिलियन था। ठीक है,
और प्यूबर्टी आते आते इनका नंबर कितना हो गया था, 1,60,000 हो गया था टोटल। ठीक है, तो ये वही प्राइमरी फॉलिकल है। अब आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी पे हुए कुछ हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस हमने आपको बता दिए कि जो हाइपोथैलेमस था उसने जीएनआरएच निकाला। जीएनआरएच एक्ट और स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी निकालती है एफएसएच और एलएच को। ठीक है, चलिए अब इसी एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में, इन्हीं के प्रभाव से क्या होगा, इन फॉलिकल्स में, इन प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक है, बिफोर बर्थ बना था। अब प्यूबर्टी पे जो एफएसएच का लेवल बढ़ा, एफएसएच का लेवल बढ़ा और जो एलएच बना, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट में क्या होगा, ये जो प्राइमरी फॉलिकल के अराउंड जो ये सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स प्रेजेंट थे, जो स्ट्रोमल सेल्स ने बनाए थे। ठीक है, स्ट्रोमल सेल्स यहाँ आकर के क्या बना रहे थे, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स बना रहे थे, जिसे हम फॉलिकुलर सेल लेयर बोल रहे थे। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो फॉलिकुलर सेल लेयर यानी सिंगल लेयर ऑफ जो फ्लैट सेल्स है, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप जो सेल्स होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप की आपको सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये फ्लैट सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्यूबोइडल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल लेयर चेंज टू क्यूबोइडल सेल सिंगल लेयर। ठीक है, जो फ्लैट फॉलिक्यूलर सेल लेयर थी किसमें चेंज हो गई, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, सिंगल लेयर आपको दिख रही है और ये क्यूब शेप की आपको सेल्स देखने को मिल रही हैं। इसे भी अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसे भी हम फॉलिक्यूलर सेल लेयर ही बोल रहे हैं, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट। ठीक है, और इसे अभी हम क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्यूबर्टी पे जो प्राइमरी फॉलिकल बिफोर बर्थ बना था उसमें क्या चेंज हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल बिफोर बर्थ बना था उसमें क्या चेंज हमें देखने को मिला, जो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स थी यानी जो फॉलिक्यूलर सेल लेयर थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स में यानी क्यूब शेप की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अंदर जो हमारा क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte ही अभी प्रेजेंट है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आगे देखते हैं, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, अब आगे देखते हैं कि इसमें एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में आगे इसमें भी डेवलपमेंट होगा, तो इसके आगे की डेवलपमेंट को हम देखते हैं। ओके, चलिए, तो ये जो फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट है ये कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है स्लाइड में, सो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरीके से ये डायग्राम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही होता है। ठीक है, मेड्यूला में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं ये जो प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ है प्यूबर्टी आने पे एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में, इसमें आगे डेवलपमेंट होगी, इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो ये जो प्राइमरी फॉलिकल हमने देखा कि सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप की सेल्स प्रेजेंट है, इसे अब क्या बोल रहे थे, फॉलिक्यूलर सेल लेयर ही बोल रहे थे, इसके अंदर हमारा प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, एफएसएच और एलएच के प्रभाव में यानी इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि इस फॉलिकल में आगे डेवलपमेंट होगा। ये जो प्राइमरी फॉलिकल में जो सिंगल लेयर ऑफ आपको क्यूब शेप सेल दिख रही हैं, ये आगे क्या करेंगी, डिफ्रेंशिएट करेंगी और सारे सेल्स बनाएंगी। ठीक है, अपने अराउंड क्या करेंगी, और सारे सेल्स का डेवलपमेंट करेंगी। ठीक है, और डिवाइड करेंगी और अपने सेल का नंबर बढ़ाएंगी। ठीक है, ये देखो आप, ये जो ग्रीन कलर से आपको सेल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, ये सारी यही फॉलिक्यूलर सेल लेयर जो है यही डिफ्रेंशिएट कर गई है, और ये सेल्स क्या कर गई हैं, अपने नंबर को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो आगे क्या होगा बच्चों कि जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में आगे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसमें जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप सेल्स दिख रही हैं, सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, ये क्या करेंगी, डिफ्रेंशिएट करती हैं आगे, ये आगे डिफ्रेंशिएट करेंगी यानी क्या करेंगी, अपने नंबर को बढ़ाती हैं। ठीक है, सेल्स डिवाइड करती हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर की सेल्स आपको देखने को मिल रही है। ये कैसी सेल्स हैं? ये क्यूब शेप की सेल्स हैं। यहाँ पर बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्यूबॉइडल सेल्स, तो यहाँ पर मैंने राउंड राउंड सेल्स बनाई हुई है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ये क्यूब शेप की सेल्स ही हैं। ठीक है, अब ये सेल लेयर जो है ये थिक हो गई है, मतलब ये जो सेल्स हैं इनका नंबर काफी बढ़ गया है। और ये जो आपको सेल की लेयर दिख रही है इसे हम क्या बोलेंगे? अब ग्रैन्युलोसा सेल लेयर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला था? फॉलिक्यूलर सेल लेयर बोला था। ये जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप की जो सेल्स थी उसे हम फॉलिक्यूलर सेल लेयर बोल रहे थे। ठीक है, अब ये फॉलिक्यूलर सेल लेयर जब डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं, काफी सारा इनका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, ये सेल्स डिवाइड कर जाती हैं और अपने नंबर को बढ़ा लेती हैं। ठीक है, तो ये जो थिक लेयर ऑफ सेल्स आपको दिख रही है इसको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल लेयर। ओके, चलिए अब इस जो फॉलिकल है इसके अंदर अभी भी हमारा क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। और इसमें जो सेल लेयर है इसे हम ग्रैन्युलोसा सेल लेयर बोल रहे हैं, और ये क्यूब शेप की सेल्स होंगी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स होंगी ग्रैन्युलोसा सेल लेयर, इसके अराउंड क्या होगी? प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जो स्ट्रोमल सेल्स होते हैं उनका डुअल नेचर होता है, एपिथेलियल सेल जैसा भी नेचर होता है और फाइब्रोब्लास्ट सेल जैसा भी नेचर होता है। तो हमें पता है कि जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो किस पे रेस्ट करते हैं? वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्ट करते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, तो एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करते हैं। तो ये इन जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, ये बाहर जो आपको पिंक कलर से दिख रही है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, चलिए तो ये जो फॉलिकल है हमारा इसे हम क्या बोलेंगे? इसे भी हम प्राइमरी फॉलिकल ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है द सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स डिवाइड एंड मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, चलिए ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो सिंगल लेयर ऑफ क्यूबोइडल सेल्स थी वो डिवाइड करती हैं और बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन कर लेती है, जिसे हम वो बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल लेयर बोलते हैं। ठीक है, और प्राइमरी oocyte इसके अंदर प्रेजेंट होगा अभी, और बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी इन ग्रैन्युलोसा सेल लेयर के, क्योंकि एपिथेलियल सेल का नेचर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वो रेस्ट करती है। चलिए तो ये जो है फॉलिकल हमारा, ये है प्राइमरी फॉलिकल, इसे अभी हम बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे इस प्राइमरी फॉलिकल में आगे क्या डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल अभी हमने लास्ट में देखा, अब FSH और LH के प्रभाव के कारण क्या होगा? इसमें आगे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी फॉलिकल में हमने देखा था प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, ग्रैन्युलोसा सेल लेयर थी और बेसमेंट मेम्ब्रेन था। ठीक है, चलिए अभी भी ओवरी पे क्या है कि स्ट्रोमल सेल्स प्रेजेंट हैं। जो स्ट्रोमल सेल्स हैं अभी भी ओवरी में प्रेजेंट है, अभी भी इनका नंबर कम नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा? इसमें जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर आपको देखने को मिल रही है, ये जो ग्रीन कलर से आपको सेल लेयर देखने को मिल रही है पूरी, ये क्यूब शेप की सेल्स होंगी। यहाँ पर मैंने राउंड बनाया हुआ है। ठीक है, तो जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर होंगी वो क्या करेंगी? आगे और डिफ्रेंशिएट करेंगी, यानी अपने नंबर को और बढ़ाएंगी। ठीक है, और काफी सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स का आगे डेवलपमेंट होता है, इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं? प्राइमरी जो फॉलिकल होता है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है FSH और LH के इन्फ्लुएंस में। जो सेकेंडरी फॉलिकल होता है, ठीक है, इस प्राइमरी फॉलिकल से बड़ा फॉलिकल होता है। ठीक है, जो फॉलिकल का डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो जो फॉलिकल बनते जाएंगे उनका साइज भी बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जो साइज भी होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है मतलब उनका क्या कर रहा है? साइज भी बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल है सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। अब ये प्राइमरी फॉलिकल का जो साइज है छोटा है सेकेंडरी फॉलिकल के रिस्पेक्ट में, जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो बड़ा होगा प्राइमरी फॉलिकल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें आप देख रहे हो कि ग्रैन्युलोसा सेल लेयर जो है, ये जो ग्रैन्युलोसा सेल लेयर है ये कितनी थिक मिल रही है। ठीक है, कितनी थिक दिख रही है आपको प्राइमरी फॉलिकल से। ठीक है, इसमें कितना ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल का नंबर बढ़ गया है। ठीक है, इसमें क्या होंगे? ग्रैन्युलोसा सेल लेयर
यानी क्या करती है, अपने नंबर को बढ़ाती है। ठीक है, ये इसमें सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। और इसके अंदर जो oocyte प्रेजेंट है वो कौन सा है, प्राइमरी oocyte ही अभी प्रेजेंट है। और क्या होता है इसमें मेन, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पिंक कलर से आपको दिख रही है, ठीक है, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होता है, ये जो स्ट्रोमल सेल्स ओवरी में प्रेजेंट है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आके चिपक जाते हैं। ठीक है, स्टिक कर जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्या, थीका लेयर। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसमें हमें मेनली देखने को मिल रहा है कि इसमें हमें थीका लेयर देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें हमें थीका लेयर देखने को मिल रही है। और ये थीका लेयर कैसे बनी है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें ये स्ट्रोमल सेल्स आकर के स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोल रहे हैं क्या, थीका लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको समझ में आ गया क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर होगी वो हमें थिक देखने को मिलेगी, किससे, प्राइमरी फॉलिकल से। दूसरा क्या होगा, इसमें प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होगा। तीसरी बात ये कि इसमें जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें आकर के स्ट्रोमल सेल्स स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, थीका लेयर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 बातें आपको सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं लिख भी दी हैं सेकेंडरी फॉलिकल के बारे में। जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है फर्दर इंक्रीज इन नंबर, मैंने आपको बताया कि जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो अपने नंबर को बढ़ाती है। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल लेयर बिकम्स मोर थिकर, थिक हो जाती है। जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है काफ़ी। और जो स्ट्रोमल सेल्स हैं ओवरी के, स्टिक कर जाते हैं ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फॉर्म करते हैं क्या, थीका लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने कहाँ तक देखा, हमने ये सेकेंडरी फॉलिकल तक देख लिया। अब आगे क्या होगा, इस सेकेंडरी फॉलिकल का आगे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में। चलिए देखते हैं। अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, किसमें, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट होगा, टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से एफएसएच और एलएच की वजह से। ठीक है, इसके प्रभाव में क्या हो रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, तो हमने देखा था कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसमें ये ग्रैनुलोसा सेल लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है इसमें जो टर्शरी फॉलिकल में और थिक आपको देखने को मिलेगी, यानी ये जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो अपने नंबर को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। ठीक है, ये सेल्स और डिफ्रेंशिएट करेंगी और अपने नंबर को बढ़ाएंगी और आपको जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है और थिक देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो सेकेंडरी फॉलिकल है उससे बड़ा फॉलिकल होगा आपका टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो फॉलिकल्स का हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो जो फॉलिकल्स बनते जाएंगे वो बड़े बनते जाएंगे। ठीक है, जो सेकेंडरी फॉलिकल है तो उससे आगे बनेगा टर्शरी, तो सेकेंडरी फॉलिकल से बड़ा फॉलिकल होगा टर्शरी। अब टर्शरी के आगे जो फॉलिकल बनेगा वो भी क्या होगा, टर्शरी से बड़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे फॉलिकल्स बड़े आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल बनेगा एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में। इसमें होगा क्या, जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर होगी वो आगे और डिफ्रेंशिएट करती है और अपने नंबर को बढ़ाती है। ठीक है, यानी जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो आपको और थिकर देखने को मिलेगी टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, चलिए, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, अभी आपको सेकेंडरी फॉलिकल में क्या देखने को मिल रहा था, प्राइमरी oocyte अभी तक आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन जो टर्शरी फॉलिकल होता है उसमें हमारा सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी oocyte है उसने अपना क्या किया है, मियोसिस 1 जो उसका रुका हुआ था, ठीक है, उसने क्या किया, कंप्लीट कर लिया और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte में और फर्स्ट पोलर बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो टर्शरी फॉलिकल में हमें सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी देखने को मिल रही है। ठीक है,
तो क्या क्या हमने अभी देखा कि जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो और थिक हो गई है, और सेकेंडरी फॉलिकल और फर्स्ट पोलर बॉडी हमें देखने को मिल रही है। ये जो ब्लू कलर से दिख रही है आपको सेकेंडरी oocyte है, और इसके ऊपर ये जो येलो कलर से छोटी सी बॉडी आपको देखने को मिल रही है दैट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो ग्रैनुलोसा, तो अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो एक फ्लूइड रिलीज करना शुरू करती है। ये एक फ्लूइड बनाना शुरू करती है, फ्लूइड सिक्रेट करना शुरू करती है, जो रिच होता है किसमें, एस्ट्रोजन हार्मोन में रिच होता है। ठीक है, किसमें रिच होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, यानी उसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है फीमेल सेक्स हार्मोन, ये फीमेल में जो प्यूबर्टी में आगे जो डेवलपमेंट होती है, यानी जो चेंजेस होते हैं फीमेल की बॉडी में प्यूबर्टी आने पर, वो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होते हैं। ठीक है, तो इसको कौन सीक्रेट कर रहा है, जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो एक फ्लूइड रिलीज कर रहे हैं जिसमें क्या प्रेजेंट है, एस्ट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं हम, लिकर फॉलिकुलाई कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, लिकर फॉलिकुलाई। ठीक है, अब फ्लूइड तो हमने देख लिया कि फ्लूइड सिक्रेट कर रहे हैं, अब इस फ्लूइड को रखने के लिए यहाँ पर जगह भी होनी चाहिए ताकि हम फ्लूइड को रख सकें। ठीक है, इस फॉलिकल में फ्लूइड को रखने के लिए एक स्पेस भी चाहिए हमें। ठीक है, एक कैविटी चाहिए, एक स्पेस चाहिए जिसमें हम इस फ्लूइड को क्या करें, भर सकें, इकट्ठा कर सकें। ठीक है, तो ये जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, कैविटी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, या इसे हम एंट्रल कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस एंट्रल कैविटी में क्या होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई। ये फ्लूइड होता है जो ये ग्रैनुलोसा सेल लेयर जो सिक्रेट करती है फ्लूइड, वो किस में रिच होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन में रिच होता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लिकर फॉलिकुलाई बोलते हैं। और ये किस में बढ़ता है, एंट्रम या एंट्रल कैविटी है, इसी में ये फ्लूइड क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये जो आपको पिंक कलर से दिख रही है यहाँ पर, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन हमने सब में बनाई है क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही रेस्ट करती हैं। चलिए, हमने ये वाली बात करी थी। चलिए, अब होता क्या है कि ये जो थीका लेयर का फॉर्मेशन हुआ था सेकेंडरी फॉलिकल में, अब ये थीका लेयर टर्शरी फॉलिकल में डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं टू लेयर्स में। किसमें डिफ्रेंशिएट करती हैं, टू लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं। ठीक है, एक तो होगी आपकी थीका इंटरना, यानी जो अंदर की तरफ जो आपको पर्पल कलर से लेयर देखने को मिल रही है दैट इज थीका इंटरना, जो अंदर वाली लेयर है। ठीक है, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, ये आपको कॉन्टिन्यूअस लेयर आपको दिख रही है। ठीक है, और जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्या, थीका एक्सटर्ना बोलते हैं। और ये कैसी लेयर होती है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, ये जो आपको ग्रे कलर से देखने को मिल रही है दैट इज थीका एक्सटर्ना, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस इसको बनाइएगा। ठीक है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, और जो थीका इंटरना होती है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, इसमें आपको ये दिख रहा है ना। चलिए, तो ये वाली बातें हमने कर ली टर्शरी फॉलिकल के बारे में। टर्शरी फॉलिकल का में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमने देखा, एक बार इसको कंपाइल करते हैं। टर्शरी फॉलिकल में हमने देखा कि जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो और थिक हो जाती है, यानी अपने नंबर को बढ़ाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी हमने इसमें देखा सेकेंडरी साइड प्रेजेंट होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी हमें देखने को मिलती है। तीसरी बात ये है कि इसमें हमें एक कैविटी देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम या एंट्रल कैविटी। ठीक है, जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है एक फ्लूइड रिलीज करती है जो रिच होता है एस्ट्रोजन हार्मोन में। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई, और ये जो फ्लूइड होता है ये इसी एंट्रल कैविटी में जाकर के स्टोर होता है। ठीक है, इसी में हम इसको रखते हैं। चलिए, और जो थीका लेयर हमने देखी थी सेकेंडरी फॉलिकल में वो आगे डिफ्रेंशिएट कर जाती है टर्शरी फॉलिकल में, और दो लेयर्स का फॉर्मेशन करती है। एक होती है थीका इंटरना, एक होती है थीका एक्सटर्ना। जो थीका इंटरना लेयर होती है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होती है, और जो थीका एक्सटर्ना होती है वो आपकी डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है। ठीक है,
चलिए, तो ये वाली बात हमने कर ली टर्शरी फॉलिकल के बारे में। अब ये टर्शरी फॉलिकल आगे इसका फिर डेवलपमेंट होगा एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में, और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये सबसे बड़े फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, चलिए, तो उसके पहले हमने कुछ चीजें कुछ थ्योरी मैंने आपके लिए लिख दी है टर्शरी फॉलिकल के बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। तो ग्रैन्युलोसा सेल जो लेयर होती है वो इंक्रीज करती है नंबर में, एंड दे स्टार्ट सिक्रेटिंग ऑफ फ्लूइड रिच इन एस्ट्रोजन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, और इसे हम क्या बोलते हैं, लिकर फॉलिकुलाई बोलते हैं। ये जो फ्लूइड है एक्यूमुलेट कर जाता है किसमें, एंट्रम या एंट्रल कैविटी में एक्यूमुलेट होता है, यानी स्टोर करते हैं हम इसे इसी कैविटी में। और जो प्राइमरी oocyte है कंप्लीट करती है मियोसिस 1 एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, जो प्राइमरी oocyte हमने देखा था किसमें, इसमें हमने देखा था ना, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, और ये जो प्राइमरी oocyte है अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है, और सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाती है, जो कि टर्शरी फॉलिकल में प्रेजेंट होता है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो थीका लेयर है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में। ठीक है, चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये जो टर्शरी फॉलिकल है आपका वो सबसे बड़े फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। चलिए इसको देखते हैं। अभी जो टर्शरी फॉलिकल है, यहाँ पर इतनी स्पेस नहीं थी वो टर्शरी फॉलिकल बनाने के लिए, सो मैंने यहाँ पर केवल नेम मेंशन कर दिया है टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा है जिसके बारे में, तो आप समझ जाना। जो टर्शरी फॉलिकल है वो एफएसएच और एलएच के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, सबसे बड़े फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपको जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर होगी वो और ज्यादा थिक देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो और ज्यादा डिफ्रेंशिएट करेगी और थिक लेयर बना लेगी। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा आपको, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मेन कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है, जो सेकेंडरी oocyte है उसके अराउंड एक ग्लाइकोप्रोटीन या नॉन सेल्यूलर लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने अराउंड क्या कर बना लेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा, एक ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का फॉर्मेशन करेगा। ग्लाइकोप्रोटीन लेयर भी आप इसे बोल सकते हो, ये नॉन सेल्यूलर होती है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्लाइकोप्रोटीन लेयर जो सेकेंडरी oocyte के अराउंड होती है वो, उसे हम क्या बोलते हैं, वो होती है आपकी जोना पेल्यूसिडा। हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। ठीक है, और ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है, सेल की नहीं बनी होती। ठीक है, चलिए, और क्या होगा, इस जोना पेल्यूसिडा लेयर जब बन जाएगी तो इसके अराउंड ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, जो ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है, ये जोना पेल्यूसिडा में आकर के स्टिक कर जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। ठीक है, और एक और लेयर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है सबसे बड़ा फॉलिकल है। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल भी हम इसे बोलते हैं। चलिए, तो ग्राफियन फॉलिकल में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, जो आपकी ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो और आपको थिक देखने को मिलेगी। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल से बड़ा फॉलिकल होगा, ये जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर होगी वो आपको और थिक इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी ग्रैनुलोसा सेल लेयर और अपने नंबर को बढ़ाती है। ठीक है, चलिए, अब क्या देखने को मिलेगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो अपने अराउंड एक लेयर बना लेगा, एक लेयर का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। और ये लेयर जो होगी वो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी जो ग्लाइको मतलब कि क्या, शुगर, और प्रोटीन यानी प्रोटीन, जो शुगर के साथ क्या होगी, प्रोटीन होती है। ठीक है, शुगर के साथ प्रोटीन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इस लेयर में, तो जोना पेल्यूसिडा कैसी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, और ये एक नॉन सेल्यूलर लेयर होती है। अब होता क्या है कि ये जो जोना पेल्यूसिडा है इसके अराउंड क्या होती हैं, जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर से वो आकर के स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, और एक और लेयर बन जाती है इसके अराउंड, जिसे हम बोलते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं हम इसे, कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें हमें देखने को मिली। ठीक है,
और जो इसमें कैविटी होती है, जो एंट्रम होगी या एंट्रल कैविटी अभी हमने देखा था, ये और बड़ी हो जाती है। जो ग्राफियन फॉलिकल में जो एंट्रल कैविटी होती है या एंट्रम, दोनों एक ही चीज है, आप एंट्रम बोलो या एंट्रल कैविटी बोलो, आप दोनों चीजें बोल सकते हो, ठीक है। एंट्रम भी बोल सकते हो और एंट्रम को एंट्रल कैविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो एंट्रम होती है वो और बड़ी हो जाती है, ठीक है। ये जो कैविटी है वो और बड़ी हो जाती है, ग्राफियन फॉलिकल में और बड़ी कैविटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। 3 चीजें हमें देखने को मिली। और क्या होगी फोर्थ चीज हमें क्या देखने को मिलेगी, जो जो थीका लेयर थी वो थीका एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो गई थी। अभी हमने देखा था क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा था इस टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। तो ये जो थीका लेयर है वो प्रेजेंट होगी और ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। चलिए, तो ग्राफियन फॉलिकल का क्या क्या हमें मेन इसमें देखने को मिल रहा है, ये हमें 3 चीजें मेन देखने को मिल रही है। सेकेंडरी oocyte के अराउंड ज़ोना पेलिसिडा बन जाती है फिर, और एक और लेयर बनती है जिसे हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। चलिए, और ये जो है ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट है, ये आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, और जो एंट्रम कैविटी होती है यानी एंट्रल कैविटी होती है वो हमें और भी बड़ी देखने को मिलती है ग्राफियन फॉलिकल में, और जो ग्रैनुलोसा सेल लेयर है वो और हमें थिक देखने को मिलती है, ठीक है। और जो एंट्रम कैविटी होती है इसमें कौन सा फ्लूइड होता है, लिकर फॉलिकुलाई, ठीक है। और ये कैसा होता है, रिच इन एस्ट्रोजन, मतलब इसमें क्या होता है बहुत सारा, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन से ये भरा होता है, मैक्सिमम एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल का हमने कुछ थ्योरी है वो लिख दिया है। सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर ज़ोना पेल्यूसिडा, और जो कि नॉन सेलुलर लेयर होती है, और ग्रैनुलोसा सेल्स स्टिक कर जाते हैं ओवर ज़ोना पेल्यूसिडा के टू फॉर्म कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये वाली बात हमने कर ली। चलिए, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, अब कुछ और पॉइंट्स हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल कंटेन मैक्सिमम ग्रैनुलोसा सेल्स, इसमें ग्रैनुलोसा सेल्स मैक्सिमम नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स का, विच मेक लॉट ऑफ फ्लूइड, जो कि बहुत सारा फ्लूइड बनाएंगे जिसे हम बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई, और वो रिच होता है किसमें, ईस्ट्रोजन हार्मोन में, और एक्यूमुलेट होता है किसमें, एंट्रल कैविटी में, दैट कंटेन्स ईस्ट्रोजन, मैक्सिमम ईस्ट्रोजन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ये जो हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ये मैक्सिमम क्या करता है, ये मैक्सिमम एस्ट्रोजन बनाता है, ठीक है। मैक्सिमम एस्ट्रोजन इसमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है ये मैक्सिमम एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा इसके बारे में देखते हैं। चलिए, तो होता क्या है, एक मिनट, यस, ठीक है। चलिए, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल होता है ना स्टूडेंट्स, एक मिनट वेट, चलिए, ये भी जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, ठीक है। अब ये आगे क्या करता है, ये मेच्योर फॉलिकल है, ठीक है। अब क्या होता है, ये मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, इसका आगे रप्चर होता है, ये जो फॉलिकल है ये आगे जाकर के रप्चर हो जाता है, ठीक है। और ये कब रप्चर होता है इसके बारे में देखते हैं। एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारे अंदर 28 डेज की चलती है, ठीक है। और इस 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th डे होता है, जो 14वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें क्या आता है, एलएच सर्ज आता है, यानी जो एलएच हार्मोन है उसका पीक आता है, ठीक है। एलएच हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, ठीक है। और ये जो एलएच होता है जब बढ़ता है तो ये क्या कराता है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अराउंड क्या कराता है, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या कराता है, डेवलप करा देता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाते हैं इसके अराउंड जब एलएच सर्ज आता है 14th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के।
ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल है, मैच्योर फॉलिकल, उसके अराउंड ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है इस LH के बढ़ने की वजह से। ठीक है। तो जब LH बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स डेवलप होते हैं। ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होंगे उसमें क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स आपको रेड रेड कलर से देखने को मिल रही है, ये है आपकी ब्लड वेसल्स, और ये है जो आपका ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल। ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जब LH सर्ज आता है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है अराउंड ग्राफियन फॉलिकल। जो ग्राफियन फॉलिकल होता है यानी जो मैच्योर फॉलिकल होता है, उसके अराउंड क्या होती है, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। किसकी वजह से, LH सर्ज की वजह से। जब 14th डे पे LH का लेवल बहुत ज़्यादा पीक पे चला जाता है, ठीक है, LH सर्ज होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैच्योर फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल, उसके अराउंड ये LH की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है। हाईली वेस्कुलराइज्ड हो जाता है ये हमारा जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, वो काफ़ी वेस्कुलराइज्ड हो जाता है। ठीक है। उसके अराउंड काफ़ी ब्लड वेसल्स की सप्लाई हमें देखने को मिलती है। ठीक है। चलिए, तो अब इस ब्लड में क्या होता है, ब्लड में हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है। तो ये जो ब्लड होता है उसमें हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एक होता है इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और एक होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, और ये 55% प्रेजेंट होता है। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये 45% होता है ब्लड का। ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ब्लड में। ब्लड के कॉम्पोनेंट्स है फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्लाज्मा। ठीक है। तो अब होता क्या है, ये जो ब्लड वेसल्स डेवलप हो गई हैं ग्राफियन फॉलिकल के अराउंड, इन जो ब्लड वेसल्स में होगा ब्लड, अब इस ब्लड में से क्या होता है कि जो प्लाज्मा है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, वो लीक आउट करने लगता है, वो लीक आउट करने लगता है और इस एंट्रम में भरने लगता है। ठीक है। एंट्रम को या एंट्रम कैविटी एक ही बात है। तो ये जो प्लाज्मा है इस ब्लड में से लीक आउट करके इस एंट्रम में भरने लगता है। ठीक है। इस कैविटी में, इस एंट्रम कैविटी में क्या करने लगता है, भरने लगता है। ठीक है। जिसकी वजह से ये कैविटी बड़ी होती चली जाती है, जिसकी वजह से ये कैविटी क्या करती है, बड़ी होती जाती है, और ये जो फॉलिकल पे प्रेशर बढ़ने लगता है। ठीक है। जब इस कैविटी में फ्लूइड बढ़ता जाएगा तो क्या कर रहा है, इस फॉलिकल पे क्या कर रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी ये कैविटी बड़ी होती जा रही है, फ्लूइड बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है, यानी ये जो कैविटी में फ्लूइड इतना ज़्यादा भर जाता है और फॉलिकल पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि होता क्या है, एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। ठीक है। एक बड़ा सा क्या होता है, ब्लास्ट होता है। ठीक है। इस प्रेशर की वजह से। ठीक है। ये कैविटी में जो फ्लूइड बढ़ता गया, प्रेशर बढ़ता जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, एक ब्लास्ट होता है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लास्ट होगा तो ये फॉलिकल जो है फट जाता है। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है आपका, मैच्योर फॉलिकल जो है, वो क्या करता है, फट जाता है। और ये जो ब्लास्ट होता है, ठीक है, ये जो इतनी तेजी से ये ब्लास्ट होता है कि ये ओवरी की वॉल को भी क्या करता है, ब्रेक कर देता है, मतलब तोड़ देता है। ठीक है। ये जो समझ में आया आपको मैं क्या बता रही हूँ, कि ये जो ब्लड है इसमें से जो प्लाज्मा है वो लीक आउट करेगा और इस एंट्रम कैविटी में भरता चला जाएगा। ठीक है। इसकी वजह से एंट्रम कैविटी बड़ी होती जाएगी और जो फॉलिकल है उस पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है। इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ये फॉलिकल क्या करता है, फट जाता है। ठीक है। ये फॉलिकल फट जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है, ओवरी की वॉल को भी ब्रेक करता है। ये जो इतनी जोर से फटता है, ये फॉलिकल भी फटता है और ओवरी की वॉल को भी ये ब्रेक कर देता है। ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, जब ये फॉलिकल फटता है तो ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करता है, रिलीज कर देता है। ठीक है। इस फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है और फिर ये ओवरी की वॉल से, ओवरी से मतलब ये बाहर निकल जाता है, ये सेकेंडरी oocyte। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है।
जो सेकेंडरी oocyte है जब ओवरी से बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकला हुआ है, ये कहाँ जाता है, ये जो सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकला है ये कहाँ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में आगे चला जाता है। ठीक है, ये है आपकी फैलोपियन ट्यूब। ये सेकेंडरी oocyte जो है ये आगे कहाँ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब में आगे चला जाता है। ठीक है, फिर आगे क्या होता है, फिर अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो फिर आगे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है। ठीक है, और नहीं मिलता तो ये सेकेंडरी oocyte एक दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही पड़ा रहता है और फिर डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, तो ये वाली बात है कि जब आपका 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब LH सर्ज होता है, जब किसी फीमेल में मान लीजिए LH का लेवल बढ़ता है, ठीक है, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसकी जो ग्राफियन फॉलिकल है उसके अराउंड क्या होता है, ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट LH की वजह से होता है। ठीक है, काफी वेस्कुलराइज हो जाती है जो ग्राफियन फॉलिकल होती है। ठीक है, चलिए, ये वाली बात हो गई। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि जब LH सर्ज आता है, ठीक है, 14th डे पे, तो उसके 10 घंटे बाद क्या होता है, ये ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि फीमेल में 14th डे पे मान लो 12 बजे LH सर्ज आया। ठीक है, 12 बजे LH सर्ज आएगा, मतलब सुबह अगर 12 बजे फीमेल में LH सर्ज आ रहा है तो उसके 10 घंटे बाद क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, 10 घंटे बाद आप जोड़ लो कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। इतनी चीजें मैंने लिख दी है थ्योरी। एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की टोटल होती है, और 14th डे पे क्या होगा, LH का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, LH लेवल इंक्रीजेस, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, LH सर्ज बोलते हैं। LH causes formation of blood vessels over ग्राफियन फॉलिकल। ये बातें मैंने अभी आपको बताई कि जो LH होता है उसकी वजह से ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर। ठीक है, तो प्लाज्मा लीक आउट करने लगता है फ्रॉम ब्लड एंड डिपॉजिट्स इन एंट्रम, जो एंट्रल कैविटी होती है उसमें जो ब्लड है वो ब्लड में से जो प्लाज्मा है वो लीक आउट करके इस एंट्रम कैविटी में भरने लगता है, और जो साइज होती है वो एंट्रम की बढ़ने लगती है। जो साइज होगी वो एंट्रम की बढ़ने लगी, मतलब ये जो कैविटी है ये बड़ी होने लगेगी। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो भी फॉलिकल पे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाती है। देयर इज इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ फ्लूइड विच कॉजेज ग्राफियन फॉलिकल टू बस्ट। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल बस्ट कर जाती है, यानी फट जाती है, और ये जो धमाका होता है इतना तेज होता है कि ये ओवरी की वॉल को भी मतलब तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देता है, जिससे जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है, वो ओवरी से बाहर निकल जाता है, यानी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। क्लियर, चलिए, और ये जो ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो सेकेंडरी oocyte है ये जाता है फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाता है आगे ये। चलिए, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप, मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है। चलिए, अब एक डायग्राम है आपके एनसीईआरटी में देख रखा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको तो अपने तरीके से समझाया है, ठीक है, डायग्राम्स वगैरह बना के, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो, आपको एक एक चीज़ें क्लियरली समझ में आए। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम वो इतना क्लियर नहीं है, आप इतनी चीज़ें उसमें समझ में नहीं आती हैं। तो ये है आपकी ओवरी। ठीक है, और ओवरी में ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये जो यहाँ पर आपको फॉलिकल्स देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है आपका मेड्यूला, जहाँ पर आपको ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह देखने को मिलती है। ठीक है, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो आपको कॉर्टेक्स वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, इसमें प्राइमरी फॉलिकल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्राइमरी फॉलिकल शो किया गया है, जो प्राइमरी फॉलिकल्स में आगे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये भी कैसा फॉलिकल है, ये भी आपका प्राइमरी फॉलिकल ही है, ये भी प्राइमरी फॉलिकल ही है।
और प्राइमरी फॉलिकल के आगे ये बना है सेकेंडरी फॉलिकल, ये आपका है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से फिर आगे टर्शरी फॉलिकल है जिसमें एंट्रम कैविटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। टर्शरी फॉलिकल में ही हमें एंट्रम कैविटी देखने को मिलती है अच्छे से, ठीक है, ये एंट्रम आपको देखने को मिल रही है। और ये जो टर्शरी फॉलिकल है ये आगे किसमें कन्वर्ट हो गया है, मैच्योर फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी हमें एंट्रम कैविटी देखने को मिलती है, ठीक है, इसमें एंट्रम कैविटी काफी बड़ी हमें देखने को मिलती है। चलिए अब है ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर कर जाता है, ठीक है। मैंने आपको सब बता दिया कि कैसे इसकी रप्चरिंग होती है, ठीक है, किसकी वजह से होती है। तो जब ये रप्चर कर जाएगा ग्राफियन फॉलिकल तो ये आपका जो है यहाँ पर ओवम नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहाँ पर ये होगा क्या, सेकेंडरी oocyte, ये ओवम नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte निकलता है ओवरी से, ठीक है, ओवम नहीं निकलता है। ओवम मैंने आपको बताया था कि ओवम जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तब उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, तब ओवम का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। चलिए ये वाली बात है, तो ये करेक्शन है, ओवरी में ओवम नहीं होगा यहाँ पर, ये सेकेंडरी oocyte होगा। चलिए और फिर उसके आगे क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकस, इसकी बातें हम आगे करेंगे। अभी हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट में अभी हमने यहाँ ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने तक ही देखना है, ठीक है। फिर आगे हम कॉर्पस ल्यूटियम, ये सारी जो बॉडीज आगे बनती हैं इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए ये वाली बातें हो गई, इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन में मेरी वीडियोस ज़रा भी हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए।